तो दोस्तों मूवी की शुरुआत में हमें ऑस्ट्रेलिया का एक पुराना टाउन दिखाया जाता है जिस टाउन का नाम यूराना होता है। इसके बाद हम टीनेजर भाव को देखते हैं जो अपनी साइकिल पर रात के समय घर जा रहा होता है और तभी से रास्ते में ग्रेवयार्ड में किसी महिला के रोने की आवाज सुनाई देती है। ग्रेवयार्ड में एंटर होते ही भाव एक ऐसी महिला को देखता है जो नेकेड होती है और इसकी बॉडी पर कीचड़ लगा होता है और वो मदद के लिए पुकार रही होती है। इसे देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है और इसे ऐसा लगता है कि शायद वो कोई भूत है। वो पेड़ के पीछे छुपकर इसकी वीडियो बनाता है और तभी इसे एक और आवाज सुनाई देती है। वो देखता है कि एक व्यक्ति कब्र से बाहर निकल रहा है और इसकी भी वही हालत है। ये देखकर भाव वहाँ से भाग जाता है और फिर हम देखते हैं कि इस ग्रेवयार्ड में और भी बहुत सारे लोग फिर से जीवित हो रहे हैं। इसके बाद हम एक पुलिस ऑफिसर जेम्स को देखते हैं जो एक बूढ़ी महिला की कॉल पर इसके घर जाता है। वो महिला जेम्स को बताती है कि इसके डॉग ने इसकी शीप को मार दिया है और वो बहुत ही अजीब तरह से बिहेव कर रहा है। जेम्स इसके कुत्ते को नॉर्मल करता है और तभी से पुलिस स्टेशन से ग्रेवयार्ड के बारे में कॉल आती है। जेम्स इस लोकेशन पर सबसे करीब होता है इसलिए वो ग्रेवयार्ड जाकर चेक करने लगता है। जेम्स को वही महिला मिल जाती है जिसे देखकर भाव भाग गया था। जेम्स फौरन इसकी मदद करता है क्योंकि वो काफी डरी हुई दिखाई दे रही होती है। तभी जेम्स नोटिस करता है कि इस कब्र में इस लड़की की जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं। जेम्स फौरन मेडिकल हेल्प के लिए डॉक्टर अलीशा को बुलाता है जो आते ही सभी नेकेड लोगों की मदद करती है। ये सारे लोग बहुत ही कंफ्यूज होते हैं और बहुत ही ज्यादा घबराए हुए होते हैं। इसके बाद इन लोगों को अलीशा के हेल्थ सेंटर पर लाया जाता है जो कि पास ही होता है, लेकिन वो एक व्यक्ति को इसी ग्रेवयार्ड में भूल जाते हैं जो इस सारी सिचुएशन को देख रहा होता है। बाव ग्रेवयार्ड के बाहर से इस सारी सिचुएशन को देख रहा होता है और यहाँ से निकलने वाले इस व्यक्ति का पीछा करता है। दूसरी ओर डॉक्टर अलीशा इन सभी लोगों को पहनने के लिए साफ कपड़े देती है। जेम्स को लगता है कि इन सभी लोगों ने नशा कर रखा है या ये लोग कोई शैतानी रिचुअल कर रहे थे और इनमें से कोई भी अपने बारे में कुछ नहीं जानता। तभी इनमें से एक महिला को अपने हाथ में वेडिंग रिंग दिखाई देती है जिसे देखते ही उसे याद आ जाता है कि इसका नाम कैट है। इन्हीं लोगों में से एक इटालियन व्यक्ति भी होता है जो इनकी भाषा को समझ नहीं पाता और घबराकर बाहर की ओर भाग जाता है। जेम्स इसका पीछा करता है तभी इसे अपने पास्ट की एक मेमोरी याद आ जाती है जहां वो किसी से भाग रहा होता है। उसे याद आ जाता है कि इसका नाम कार्लो है। जेम्स कार्लो को शांत करता है और इसे वापस हेल्थ सेंटर में ले आता है और जैसे ही जेम्स अंदर एंटर होता है तो कैट को देखकर हैरान हो जाता है। वो कैट को छूने की कोशिश करता है ताकि वो ये जान पाए कि क्या वो असली है, क्योंकि कैट जेम्स की पत्नी होती है जो 2 साल पहले मर चुकी थी। डॉक्टर अलीशा जेम्स को मजाक करने से मना करती है, लेकिन जेम्स इन्हें अपनी पत्नी के साथ ली गई तस्वीरें दिखाता है जिसे देखते ही कैट को अपनी जिंदगी के बारे में काफी कुछ याद आ जाता है। यहाँ तक कि इसे अपने बर्थ मार्क भी याद आ जाता है जिसे देखते ही वो ये बात कंफर्म करती है कि कैट किसी की जुड़वा नहीं है। जेम्स ये देखते ही बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। दूसरी ओर वो व्यक्ति जो ग्रेवयार्ड में अकेला रह गया था टाउन की सड़कों पर भटक रहा होता है और भाव इसका पीछा कर रहा होता है, लेकिन तभी वो व्यक्ति भाव को देख लेता है और इससे पीछा करने की वजह पूछता है। भाव इसे बताता है कि वो कब्र में से बाहर आया था, लेकिन वो व्यक्ति इसकी बात पर यकीन नहीं करता और कहता है कि शायद तुम सपना देख रहे हो। ये व्यक्ति भाव को अपना नाम पैट्रिक बताता है और इसे शराब की दुकान पर ले जाने को कहता है। भाव इसका साथ नहीं देना चाहता, लेकिन पैट्रिक इसे प्रेशराइज्ड करता है। दूसरी ओर मेडिकल सेंटर में अलीशा डेटाबेस चेक करती है जहां इसे कैट का मेडिकल रिकॉर्ड मिलता है जिसमें लिखा होता है कि कैट 2 साल पहले ब्रेस्ट कैंसर की वजह से मर चुकी थी। कैट इन सब बातों को बकवास समझती है, लेकिन जेम्स कैट को इसी ग्रेवयार्ड में ले आता है जहाँ पर वो इसे इसकी कब्र दिखाता है जिसमें बहुत बड़ा होल होता है। कैट कब्र पर अपने नाम को और अपनी डेथ की डेट को पढ़कर पैनिक हो जाती है और वहाँ से भाग जाती है। इससे पहले कि जेम्स इसे फॉलो करता, जेम का फॉलो ऑफिसर विक वहाँ पर आ जाता है और उससे सिचुएशन के बारे में पूछता है। जेम्स इसे अपनी पत्नी कैट और बाकी लोगों के बारे में कुछ नहीं बताता क्योंकि वो अपनी पत्नी को फिर से नहीं खोना चाहता। इसके बाद जेम्स डॉक्टर अलीशा को कॉल मिलाता है और इससे बताता है कि इस ग्रेवयार्ड में और भी बहुत सारी कब्रें खुली हुई हैं, जिसका मतलब साफ है कि हेल्थ सेंटर में जितने भी लोग हैं वो लोग फिर से जीवित हो गए हैं। वो डॉक्टर अलीशा को सभी लोगों पर नजर रखने को कहता है जब तक कि वो कैट को ढूंढ नहीं लेता। इसी समय इन लोगों में से एक महिला एक बुक पर एना लिखा हुआ देखती है जिसे पढ़ते ही से याद आ जाता है कि इसका नाम भी एना है। सभी लोगों को अपनी लाइफ की मेमोरीज याद आने लगती हैं। कुछ समय के बाद जेम्स को कैट एक पार्क में मिल जाती है जिस पार्क को वो दोनों अक्सर विजिट किया करते थे। जेम्स कैट को ग्रेवयार्ड ले जाने पर माफी मांगता है और वादा करता है कि वो इसका ख्याल रखेगा। ये सुनते ही कैट को याद आने लगता है कि कैसे इसके पति ने मरने से पहले इसका बहुत ज्यादा ख्याल रखा था। इसके बाद दोनों के बीच में कुछ मामलात बेहतर होने लगते हैं। दूसरी ओर पैट्रिक और भाव एक पब में एंटर हो जाते हैं। पैट्रिक यहाँ पर बहुत समय पहले आ चुका था। पैट्रिक इस बात के कारण काफी ज्यादा हैरान था कि सब कुछ बहुत बदल चुका है। इसका दिमाग खराब होने लगता है और वो तोड़फोड़ करने लगता है।
इसी समय भाव इसे एक बियर ऑफर करता है। इसके बाद वो ग्रोसरी स्टोर में चोरी करने के लिए जाते हैं। दोनों मिलकर सामान चुराकर काफी ज्यादा खुश दिखाई देते हैं और जल्द ही एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। पैट्रिक इस बात को लेकर हंसने लगता है कि इस समय नेटिव अमेरिकन को भी स्कूल जाने की इजाजत है। रास्ते में इन्हें एक स्टैचू दिखाई देता है जिस पर लिखा होता है कि पैट्रिक इस टाउन का मायर था और इसे मरे हुए 150 साल गुजर चुके हैं। पैट्रिक को इस बात पर यकीन नहीं आता। दूसरी ओर कैट डॉक्टर अलीशा से मिलती है और दोनों मिलकर ये बात डिस्कस करते हैं कि अगर इन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया तो गवर्नमेंट इन पर एक्सपेरिमेंट करेगी और इसलिए वो इस सारी बात को राज रखने का निर्णय लेते हैं। कार्लो फिर से हेल्थ सेंटर से भाग निकलता है, तभी इसका सामना सार्जेंट विक से हो जाता है जो इसके अजीब बर्ताव की वजह से इसे अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाता है और इसे सेल में बंद कर लेता है। सेल में लॉक होते ही कार्लो को फिर से अपनी पास्ट लाइफ याद आने लगती है, जहां इसे पता चलता है कि इसे और इसके भाई अलेक्जेंडर को अमेरिकी सोल्जर्स ने कैद कर रखा था। वो दोनों इस कैद से आजाद होना चाहते थे, लेकिन इसका भाई अलेक्जेंडर पुलिस के टॉर्चर को ना झेल पाया और इसने आत्महत्या कर ली। प्रेजेंट टाइम में कार्लो को अपनी लाइफ के बारे में सब कुछ याद आ जाता है। तभी जेम्स वहां आ जाता है और विक को घर जाने को कहता है क्योंकि इस समय इसकी शिफ्ट नहीं होती। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि जेम्स कार्लो को सेल से निकालकर वापस हेल्थ सेंटर में ले आता है, जहां वो अपने बारे में बताना शुरू करता है। एना को इटालियन जुबान आती है और वो कार्लो की बातों को ट्रांसलेट करती है, जहां सभी लोगों को पता चलता है कि कार्लो जंग के समय यहाँ पर अमेरिकी सोल्जर्स के एक खुफिया जेल में कैद था। एना भी इस जगह को जानती है क्योंकि वो भी जंग के दिनों पर यहीं पर थी। अलेक्जेंड्रो का नाम सुनते ही डॉक्टर अलीशा बताती है कि टाउन से निकलते ही थोड़े फासले पर इसके एक पेशेंट का घर है जो 90 साल का एक बूढ़ा व्यक्ति है जिसका नाम अलेक्जेंड्रो है। शायद वो कार्लो का भाई हो सकता है। ये जानने के लिए जेम्स कार्लो को इसके भाई के घर तक ड्राइव करने के लिए ऑफर करता है और जैसे ही वो टाउन के ब्रिज को क्रॉस करने लगता है, कार्लो की आंखों से खून बहने लगता है और वो दर्द के मारे चिल्लाने लगता है। और तभी अचानक कार्लो की बॉडी फिर से डिकम्पोज होने लगती है और वो राख में बदल जाता है। जेम्स इसकी मदद के लिए कुछ भी नहीं कर पाता और इसकी राख को इकट्ठा करके वापस हेल्थ सेंटर पहुंच जाता है और डॉक्टर अलीशा को ये राख दिखाता है और इसे सारी बात बताता है। अगली सुबह कैट को अपनी लाइफ के बारे में सब कुछ याद आ जाता है और वो जेम्स को उसे अपने घर ले जाने को कहता है ताकि वो अपने बेड पर सो पाए, लेकिन जेम्स इसे कहता है कि कुछ दिनों के लिए उसे डॉक्टर अलीशा के पास ही रहना चाहिए। जेम्स कैट से कुछ छुपा रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जेम्स फ्रेश होने के लिए अपने घर आता है, जहां हम ये देखते हैं कि कैट के मरने के बाद जेम्स ने सारा नामी लड़की से शादी कर ली थी जो कि अब प्रेग्नेंट है। ये लड़की कैट की बेस्ट फ्रेंड थी। दूसरी ओर ग्रेवयार्ड से फिर से एक व्यक्ति कब्र से बाहर आ जाता है, लेकिन इसकी कब्र के बारे में कोई भी जानकारी नहीं होती। इसके बाद डॉक्टर अलीशा और जेम्स ग्रेवयार्ड में मिलते हैं, जहां अलीशा जेम्स को बताती है कि रात जिस समय कार्लो की जान चली गई थी, इसी समय अलेक्जेंड्रो की भी मौत हो गई थी। जेम्स बताता है कि ये कोई इत्तेफाक हो सकता है क्योंकि वो काफी ज्यादा बूढ़ा था। तभी जेम्स को रेडियो पर मैसेज आता है कि स्कूल में एक नेकेड आदमी घुस गया है। जेम्स फौरन स्कूल जाता है, लेकिन इस बार इसका सामना एक बहुत ही अग्रेसिव आदमी से होता है, जिसे कंट्रोल करने के लिए जेम्स इसे हैंडकफ लगाकर गाड़ी में बिठाता है और हेल्थ सेंटर की ओर ड्राइव करता है। इसी समय एक जख्मी महिला जिसका नाम क्रिस्टी होता है दर्द से चिल्ला रही होती है क्योंकि इसका पाँव इन्फेक्टेड हो जाता है और प्रॉपर इलाज के लिए इसे टाउन से बाहर हॉस्पिटल में ले जाना होगा। तभी जेम्स इसे नए व्यक्ति को हेल्थ सेंटर में ले आता है, जिसे देखकर डॉक्टर अलीशा बहुत ही अजीब बर्ताव करने लगती है। वो इस व्यक्ति के बारे में जानती है, लेकिन जेम्स को इसके बारे में नहीं बताती। जेम्स क्रिस्टी के इलाज के लिए उसे और चार्ली को गाड़ी में बिठाकर टाउन से बाहर ले जाता है, लेकिन तभी अचानक दोनों की हालत बिल्कुल वैसी हो जाती है जैसे कार्लो की हो गई थी। इनकी आंखों से भी खून बहने लगता है। ये देखते ही जेम्स गाड़ी को रिवर्स में डाल देता है और जैसे ही वो ऐसा करता है, दोनों की हालत फिर से नॉर्मल होने लगती है। यहाँ जेम्स को ये बात पता चलती है कि ये सारे लोग सिर्फ टाउन के अंदर ही जीवित रह पाएंगे और अगर ये बाहर निकलने की कोशिश करेंगे तो इनकी हालत कार्लो जैसी हो जाएगी। इसके बाद अगली सुबह हम पैट्रिक और भाव को फिर से इकट्ठा होता हुआ देखते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि पैट्रिक ने किसी दुकान से पुराने समय के स्टाइल वाले कपड़े पहन लिए हैं। पैट्रिक को अपनी लाइफ याद आने लगती है और वो भाव को बताता है कि वो एक बहुत बड़ा मायर था और वो टाउन के लोगों को लूटता था और इन पर जुल्म करता था। पैट्रिक भाव को ये भी बताता है कि इसे एक नेटिव अमेरिकन ने मार दिया था जो इस स्टेट से बाहर रहता है। पैट्रिक अपने घर जाकर कुछ ऐसा लाना चाहता है जो किसी खुफिया जगह पर रखा है, जिसके बारे में वो भाव को भी नहीं बताता। इसके बाद हम एना और कैट को खोले में वॉक करता हुआ देखते हैं। वॉक करते हुए वो उसी ग्रेवयार्ड के करीब आ जाते हैं जहां एना अपनी कब्र देखती है और इसे रियलाइज होता है कि इसका नाम एना नहीं बल्कि मारिया है और एना इसकी बेटी का नाम था जो उसी दिन मर गई थी जिस दिन इसकी डेथ हुई थी। एना अपनी बेटी की कब्र को देखकर रोने लगती है और चाहती है कि इसकी बेटी एना भी फिर से जीवित हो जाए। इसके बाद कैट और एना जेम्स के घर में उसके बैक डोर से एंटर हो जाते हैं, जहां कैट को जेम्स और सारा की वीडियो वाली तस्वीरें दिखाई देती हैं।
उसी समय सारा शॉपिंग करने के बाद घर वापस आ रही होती है। दोनों सारा की नजरों से बचकर फिर से बैक डोर से घर से बाहर आ जाते हैं। ये जानकर के इसके पति ने इसकी बेस्ट फ्रेंड से शादी कर ली, कैट का दिल टूट जाता है। और कुछ समय बाद जेम्स देखता है कि कैट टाउन से बाहर जा रही है। जेम्स इसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कैट उसकी एक नहीं मानती और जैसे ही वो ब्रिज को क्रॉस करने लगती है, कैट की हालत भी खराब होने लगती है। जेम्स उसे फौरन मेडिकल सेंटर वापस ले आता है। इसके बाद जेम्स डॉक्टर अलीशा से कहता है कि इसे विक को सारी सच्चाई बता देनी चाहिए और बाहर से मदद लेनी चाहिए, लेकिन डॉक्टर अलीशा ऐसा करने से मना करती है। जेम्स अलीशा की बात नहीं सुनता और सार्जेंट विक को सारी सच्चाई बताने के लिए निकल पड़ता है। उसी समय डॉक्टर अलीशा सभी लोगों को एक सीक्रेट प्लेस पर ले आती है। उधर जेम्स सार्जेंट विक को सारी सच्चाई बता देता है, लेकिन वो इसकी किसी भी बात पर यकीन नहीं करता। उसी रात जब विक अपने घर जा रहा होता है, तभी इसका एक्सीडेंट हो जाता है और गाड़ी तबाह हो जाती है, जिससे वो काफी ज्यादा घायल हो जाता है। लेकिन वो गाड़ी से निकलने में कामयाब हो जाता है और पास ही एक गैस स्टेशन के बाथरूम में अपने जख्म को साफ करने लगता है और काफी अजीब बर्ताव करने लगता है। और अचानक से वो जेम्स के पास पहुंच जाते हैं और जेम्स से कहते हैं कि सभी लोगों को हमें हर हाल में ढूंढना होगा। इसी समय मारिया अपने घर में आ जाती है, जहाँ इसे अपनी बेटी एना और अपने पति की याद आने लगती है। तभी इसे वहाँ से किक आउट करवा दिया जाता है, क्योंकि इस समय वहाँ पर कोई और फैमिली रह रही होती है। इसके बाद मारिया प्रे करने के लिए चर्च में जाती है, जहाँ वो एक महिला को अपने बारे में बताती है कि वो खुदा का मेरिकल है। ये बातें सुनने के बाद वो महिला पुलिस को रिपोर्ट कर देती है। इसके बाद दूसरी ओर पैट्रिक भाव को अपने पुराने घर ले आता है, जिसकी हालत काफी खराब होती है। तभी इन्हें रियलाइज होता है कि अभी भी वहाँ पर कोई रहता है। भाव देखता है कि कुछ टीनेजर्स वहाँ पर नशा कर रहे होते हैं, जो खुद को इंट्रोड्यूस करवाते हैं और भाव को अपने साथ नशा करने के लिए बिठा लेते हैं। वो लड़के पैट्रिक के ग्रैंडसन्स होते हैं। इसके बाद पैट्रिक घर की चिमनी में से कुछ तलाश करने लगता है। उसी समय उन लड़कों की माँ वहाँ पर आ जाती है और पुलिस को बुलाकर नशे का सारा इल्जाम भाव के ऊपर लगा देती है और इसे अरेस्ट करवा देती है। पैट्रिक भाव को बालकनी से देख रहा होता है। पैट्रिक को इसका वो बॉक्स मिल जाता है जिसकी वो तलाश में था। अब इस बॉक्स के अंदर क्या है, ये बात अभी भी राज होती है। इसके बाद जेम्स चर्च में आ जाता है और मारिया से कहता है और इसे इसकी जगह के बारे में पूछता है, जहाँ डॉक्टर अलीशा बाकी सभी लोगों को लेकर गई थी। मारिया इस जगह का पता बताने की एक शर्त रखती है कि वो चाहती है कि जेम्स इसे इसके पति लियो के पास ले जाए। जेम्स मारिया को इसके पति के पास ले आता है, जो कि एक ओल्ड एज होम में होता है। मारिया अपने पति को देखकर काफी खुश हो जाती है, लेकिन जैसे ही मारिया का पति इसे पहचानता है तो वो इसे चीटर बुलाता है और इसे नफरत करने लगता है। ये सुनते ही मारिया काफी नाराज हो जाती है और दोनों वापस आकर गाड़ी में बैठ जाते हैं। जेम्स मारिया को बताता है कि इस आदमी की दिमागी हालत ठीक नहीं है, लेकिन मारिया ये बताती है कि वो सच कह रहा है। तभी मारिया अपने पास्ट को याद करने लगती है, जब वो गाड़ी में एक व्यक्ति डॉन के साथ बैठी होती है, जो मारिया को छेड़ने की कोशिश करता है। मारिया जेम्स को इस व्यक्ति के बारे में बताती है। जेम्स बताता है कि डॉन नामी व्यक्ति एक कार डीलर शॉप का ओनर है। मारिया डॉन से सारी सच्चाई जानना चाहती है। डॉन उसे बताता है कि इसने इसे छेड़ने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन मारिया ने बदले में इसे जोरदार थप्पड़ लगा दिया था और वहीं पर ये कहानी खत्म हो गई थी। सच्चाई जानने के बाद मारिया जेम्स को बैंड तक ले आती है, जहाँ पर सभी लोग छुपे होते हैं। जेम्स कैट को अकेला बैठे हुए पाता है और कैट को एक्सप्लेन करता है कि इसने और सारा ने सिर्फ इसके मरने के बाद ही शादी का फैसला किया, सिर्फ एक दूसरे को इमोशनल सपोर्ट देने के लिए। लेकिन शादी के बाद वो कैट को नहीं बुला पाया। कैट जेम्स से ऑफिशियल ब्रेकअप अनाउंस कर देती है। जेम्स ये सुनते ही बहुत घबरा जाता है और कैट को एक नदी के करीब एक घर के पास ले आता है, जहाँ कैट ये देखकर हैरान हो जाती है कि इसका सारा सामान इस घर में पड़ा हुआ है। जेम्स बताता है कि इसके मरने के बाद वो यहाँ आकर बहुत ज्यादा शराब पीता था और उसे याद किया करता था, और इसके इतने सारे सामान रखने की कोई स्पेशल जगह नहीं थी, इसलिए इसने ये घर बाय किया ताकि वो इसकी याद में यहाँ वक्त बिता सके। ये देखते ही कैट का दिल नर्म हो जाता है और वो जेम्स को किस करती है और यहाँ पर दोनों एंटीमेट हो जाते हैं। दूसरी ओर सार्जेंट विक अलीशा और बाकी लोगों की तलाश में पूरे टाउन में सर्च कर रहे होते हैं। वो जेम्स के घर सारा से इन्वेस्टिगेशन करते हैं ताकि इसके बारे में कुछ पता चल सके। उधर बर्न में वो नया व्यक्ति सभी लोगों के साथ बहुत बुरा बर्ताव करता है और क्रिस्टी को जोर से धकेलता है। ग्रुप के सभी लोग इसके बर्ताव की वजह से बहुत निराश होते हैं, जिसके बाद वो ग्रुप से अलग होने का फैसला करता है। डॉक्टर अलीशा से कहती है कि कुछ समय के बाद इसे सब कुछ याद आ जाएगा, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं। लेकिन ये सब सुनने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। अगले सुबह मारिया अपने पति लियो से मिलने जाती है और इसे इसकी फेवरेट डिश खाने को देती है, लेकिन इस बार भी इसका पति इसे बुरा भला कहता है और तभी ये सीन फ्लैशबैक में शिफ्ट हो जाता है, जहाँ मारिया का पति इस पर डॉन के साथ रिलेशन बनाने पर इल्जाम लगाता है। लियो की बातों से तंग आकर मारिया ड्राइव करती हुई घर से भाग जाती है और तभी मारिया को बीच रास्ते रियलाइज होता है कि इसकी बेटी एना भी गाड़ी के अंदर है। तभी अचानक इसका एक्सीडेंट हो जाता है और दोनों की मौत हो जाती है। ये जानने के बाद कि वो इसकी बेटी की मौत की जिम्मेदार है,
मारिया ग्रेवयार्ड जाती है और अपनी बेटी की कब्र पर बैठकर रोने लगती है। अचानक सार्जेंट विक वहाँ आ जाता है और मारिया का हाथ थामते हुए कहता है कि वो इसकी मदद के लिए आया है। तो दोस्तों, इसी के साथ इस सीजन का पहला पार्ट अपने अंत को पहुँचता है। आशा